हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल केमिस्ट्री एकेडमी फॉर आईआईटी जेईई एंड नीट। आज हम कार्बोक्सिलिक एसिड पार्ट 2 डिस्कस करने जा रहे हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड पार्ट 1 में हमने मेनली कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप पर ही टोटली फोकस किया था और इस पर्टिकुलर पार्ट में हम उसके डेरिवेटिव्स मतलब एसिड क्लोराइड एंड हाइड्राइड एस्टर एंड अमाइड्स की रिएक्शंस डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करने से पहले I would like to request you all to hit the like button in the end if you feel benefited from our efforts. Do not forget to subscribe our channel if you haven't subscribed it yet. If possible, please help us grow by spreading our channel with your friends, family, peers, students, neighbors, whosoever you consider can use our channel. So let's start carboxylic acid part 2. So here is carboxylic acid part 2. Now, first of all, what are carboxylic acid derivatives? Well, the derivatives are those which are derived from originally carboxylic acid. It means that carboxylic acids are COOH. When we change this OH with these set of groups, then we get derivatives. For example, if OH is replaced by Cl, we'll call acid chloride. If OH is replaced by OCOR, we'll call it anhydride. If OH is replaced by OR, it is called ester. By NH2, then it is called amide. General representation for all acid derivative together is RCOG, where G could be any of the four mentioned groups that we just informed or discussed. Okay, है ना। जनरल रिएक्शन जो ये देते हैं वो होती है सबसे इंपॉर्टेंट इनकी SNAE। SNAE का पूरा नाम होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन थ्रू एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन थ्रू एडिशन फॉलोड बाय elimination. It is also known as SNTD, that is nucleophilic substitution through tetrahedral intermediate. ठीक, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन थ्रू टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। इस पर्टिकुलर का मैकेनिज्म क्या, तो न्यूक्लियोफाइल कार्बोनिल पर अटैक करता है। सबसे पहले पाई बॉन्ड इस तरीके से ओपन होगा और यही स्टेप जो है वो आरडीएस भी है। इस न्यूक्लियोफाइल का अटैक ऑन कार्बोनिल, दिस स्टेप इज द आरडीएस। पर कार्बोनिल की बॉन्ड एनर्जी होती है बहुत ज्यादा, तो ये कभी भी अपना बॉन्ड लूज नहीं करना चाहेगा। इट विल ऑलवेज ट्राई टू मेंटेन द सी डबल बॉन्ड हो, ये रिवर्ट होने की कोशिश करेगा। अब न्यूक्लियोफाइल और जी में से जो भी बेटर लिविंग ग्रुप होगा, NU माइनस या G माइनस, वो लीव कर जाएगा। तो ये रिएक्शन रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल दोनों तरह की हो सकती है, डिपेंड करता है कि व्हाट इज द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ NU माइनस और G माइनस एज अ लिविंग ग्रुप। यहां पर ये मैंने ये मानकर बनाया कि G इज अ लिविंग ग्रुप, better living group than this NU. So I have written like this, that G minus चला गया, RCO NU मिला। अब क्योंकि RDS वो है जहां ये न्यूक्लियोफाइल को कार्बोनिल पर अटैक करना है, तो आप देखें कि यहाँ पर इस कार्बोनिल का जो हाइब्रिडाइजेशन है ये है sp2 और इस RDS के दौरान ये हाइब्रिडाइजेशन चेंज होकर हो गया sp3। sp2 में जो उसके बॉन्ड एंगल होते थे, वो बॉन्ड एंगल जो है वो 120 थे, है ना। वो बॉन्ड एंगल्स 120 थे और यहाँ जो होंगे वो 109 डिग्रीज 28 मिनट्स होंगे। अब आप देखो 120 से 109 जब हम गए तो ये बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो रहे हैं, ये कम हो रहे हैं। तो अगर इस कार्बोनिल पर बल्की ग्रुप अटैच हुए, बड़े ग्रुप्स अटैच हुए, तो 120 से 109 की तरफ जाना विल बिकम रिलेटिवली डिफिकल्ट। सिस्टम उसे रिपेल करेगा, ये चेंज जो है वो फेवरेबल चेंज नहीं होगा। इसलिए जो सबसे पहला फैक्टर होता है जिस पर एसएनए डिपेंड कर सकती है, वो होता है स्टेरिक ऑन दिस कार्बोनिल। जितना यहाँ पर इंक्रीज इन स्टेरिक होगा इस कार्बोनिल पर, उतना ही रेट ऑफ SNAE विल डिक्रीज, ओके, बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉइंट। दूसरा फैक्टर जो यहाँ है कि न्यूक्लियोफाइल जब इस पर अटैक करता है तो वो किस चीज के लिए अटैक करता है, डेल प्लस ऑन दिस कार्बोनिल। तो ये डेल प्लस जितना ज्यादा होगा उतना ही ये आरडीएस में न्यूक्लियोफिलिक अटैक फास्ट होगा। अब ये ज्यादा कब होगा, जब ये दोनों ग्रुप्स कम इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग या रादर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो जाएं। ठीक, तो जितना ज्यादा इस पर हमें डेल प्लस मिला उतना रिएक्शन अच्छी। अब जरा यहां देखिए कि ये जो RCOCl है, ये Cl जो है इट इज अ केस ऑफ माइनस आई ग्रेटर देन प्लस आर, तो डेफिनेटली सबसे ज्यादा डेल प्लस इसी पर होगा।
इसलिए रेट ऑफ SNAE सबसे हाईएस्ट होता है RCOCl पर। जब हम आते हैं इस कंपाउंड पर विच इज अनहाइड्राइड, तो इस अनहाइड्राइड में ये ऑक्सीजन को दोनों तरफ प्लस आर देना है. Yes, this oxygen is plus R greater than minus I. It is a releaser. But as compared to ester, where this oxygen has to just donate on this carbonyl, ये दो तरफ दे रही है, तो किसी एक पर इसकी देने की टेंडेंसी, डोनेशन की टेंडेंसी इज लेसर देन एस्टर की इस ऑक्सीजन की देने की टेंडेंसी. इसलिए यहां पर डेल प्लस का मैग्नीट्यूड होगा ज्यादा, मोर. सो यहां अगर डेल प्लस ज्यादा होगा, यहां डेल प्लस रिलेटिवली लेस होगा, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन ऑन अनहाइड्राइड इज फास्टर देन एस्टर. अमाइड को हमने सबसे पीछे इसलिए रखा है क्योंकि अमाइड में यही प्लस आर कौन कर रहा है, नाइट्रोजन, जो कहने को बिल्कुल ऑक्सीजन के जैसा ही प्लस आर ग्रेटर देन माइनस आई है. बट हमें यह भी तो पता है कि प्लस आर ऑफ NH2 जो है इट इज मच ग्रेटर देन प्लस आर ऑफ OR, है ना. क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव और इसलिए अमाइड पर SNAE का रेट इज फर्दर लेस. ठीक. सो सबसे फास्ट RCOCl, देन अनहाइड्राइड, देन एस्टर एंड देन अमाइड. अब हम एक एक एसिड डेरिवेटिव को डिटेल में लेते हैं. एसिड क्लोराइड्स प्रिपरेशन हमने क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड पार्ट 1 में डिस्कस कर रखी हैं, तो हम यहाँ रिएक्शंस पर कंसंट्रेट करने वाले हैं. RCOCl की क्या क्या रिएक्शंस हमारे लिए इंपॉर्टेंस से देखना बनता है. सबसे पहले हाइड्रोलिसिस. हाइड्रोलिसिस मतलब है तो ये रिएक्शन SNAE ही है ना. ये RCOCl है, ये इस तरीके से वाटर होगा और ये वाटर कैसे इस बॉन्ड को ब्रेक करता है, ये बन जाएगा RCOH और ये HCl. अब मीडियम पर डिपेंड करता है कि आप सॉल्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे या एसिड. मीडियम बेसिक है तो RCOH और HCl बोथ बीइंग एसिड विल अल्टीमेटली बी रिपोर्टेड एज सॉल्ट. मीडियम एसिडिक है तो both will be reported as acid, RCOH and HCl. क्लियर? सो हाइड्रोलिसिस पर RCOCl के हमें वापस से कार्बोक्सिलिक एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट देखने को मिलेगा. रिडक्शन रिएक्शंस जो हैं RCOCl की, ये बहुत ही इजी हैं. सारे एसिड डेरिवेटिव्स में ये अकेला है जो इस तरीके से रिड्यूस किया जा सकता है, अदरवाइज कोई भी इस तरह का रिडक्शन नहीं दिखाता है. तो अगर हमने इसका रिडक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ करा तो हमें RCH2OH मिलता है. NaBH4 के साथ आपको फिर से अल्कोहल, और ये सारी अल्कोहल आपको प्राइमरी अल्कोहल्स देखने को मिलेंगी. 1 डिग्री जिसे हम कहते हैं, प्राइमरी अल्कोहल्स इससे बनती है ना. ये निकल हाइड्रोजन से भी आप रिड्यूस कर सकते हैं. ये अकेला ऐसा एसिड डेरिवेटिव है जो मेटल हाइड्रोजन से रिड्यूस हो पा रहा है. पैलेडियम, बेरियम सल्फेट और हाइड्रोजन, दिस इज रोजनमन रिडक्शन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. Acid chloride will be reduced by poison catalyst only to aldehyde, not to alcohols. ठीक. अगर हमने डाइबाल एच, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड लिया तो इट विल बी रिड्यूस टू अल्कोहल. अगर आपको अल्डिहाइड में रोकना है तो डाइबाल एच वो काम नहीं करेगा. ठीक. खैर, ये लास्ट वाली चीज मेंस में जरूरत नहीं है तो आप इसे इग्नोर कर सकते हैं. यू शुड जस्ट रिमेंबर दैट डाइबाल एच विल नॉट रिड्यूस एसिड क्लोराइड्स टू एल्डिहाइड्स. ठीक. मूविंग टू पॉइंट नंबर 3, कन्वर्जन टू अदर एसिड डेरिवेटिव्स. दूसरे एसिड डेरिवेटिव्स में कैसे इसका कन्वर्जन किया जा सकता है, क्योंकि ये सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप है. तो जब हमने RCO माइनस लिया, वही SNAE की तरीके से ये अटैक हुआ. पाई ओपन, पाई क्लोज जब होगा तो Cl will always be the better living group as compared to any of these 3, और इसलिए इससे हम बचे हुए तीनों ही एसिड डेरिवेटिव बना सकते हैं, है ना. जैसे एसिड क्लोराइड से आपको अनहाइड्राइड बनाना है तो आप RCONA की मदद से अटैक करो. अगर आपको एस्टर बनाना है तो आप अल्कोहल की मदद से अटैक करो. अगर आपको अमाइड बनाना है तो आप अमोनिया की मदद से अटैक करो. लेकिन आखिरी 2 रिएक्शंस में आप देखिए जो बाय प्रोडक्ट बन रहा है वो एसिड यहाँ, और इस पर्टिकुलर में भी HCl साथ में बनेगा. तो उस HCl को कंज्यूम करने के लिए आपको मीडियम में बेस डालना पड़ा इस पर्टिकुलर
एस्टर फॉर्मेशन रिएक्शन के अंदर। तो पिरिडीन का फंक्शन क्या है कि ये जो HCl साथ में बन रहा है उसको ये कंज्यूम करेगा और ये रिएक्शन को फॉरवर्ड। अमाइड के समय आपको रिएक्शन में देखने में लग रहा है कि भाई एक ही मोल से काम हो रहा है ना? लेकिन इसी तरीके से जब यहाँ पर रिएक्शन हुई, अगर मैं मैकेनिज्म की बात करूं, NH3 प्लस यहाँ से Cl माइनस, अब ये आपस में रिएक्ट करके, तो ये जो HCl है ये हमें कंज्यूम करके रखना पड़ेगा, अदरवाइज रिएक्शन दिक्कत देगी, है ना? तो हमें एक्सेस ऑफ अमोनिया लेना पड़ता है। अदरवाइज अगर मैंने लिमिटिंग अमोनिया ले लिया तो वो इस HCl से रिएक्ट करता रहेगा और मुझे एसिड क्लोराइड से अमाइड कन्वर्जन खराब या पुअर क्वालिटी का मिलेगा। इसलिए इन दोनों रिएक्शंस में आपको बेस लेना पड़ता है। जैसे ये बेस नहीं है तो आपने पिरिडीन डाला, यहाँ तो ये खुद ही बेस है तो आप इसको थोड़ा ज्यादा ले लीजिए, उससे आपका काम हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट रिएक्शन इज रिएक्शन ऑफ एसिड क्लोराइड्स विद ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। अब सबसे पहले अगर हमने कहा कि विद ग्रिग्नार्ड, ग्रिग्नार्ड के साथ हमें 3 डिग्री अल्कोहल्स देखने को मिलेगी। विथ गिलमन रिएजेंट, ये जो है क्या कहलाता है, गिलमन R2CuLi। ये रिएक्शन सिर्फ कीटोन पर ही रोक देगा, कीटोन से गिलमन रिएक्ट नहीं करता। और ये जो थर्ड है ये एनसीईआरटी मेंशन्ड है, अगर आपने ऑर्गेनो कैडमियम कंपाउंड ले लिया तो रिएक्शन जो है 100% यू हैव टू स्टॉप द रिएक्शन एट कीटोन। कीटोन्स फर्दर ऑर्गेनो कैडमियम से रिएक्ट नहीं करेंगे। ठीक। फॉर्मेशन ऑफ कीटोन्स थ्रू फ्रिडलक्राफ्ट, ये भी एक रिएक्शन है जो एसिड क्लोराइड देते हैं। फ्रिडलक्राफ्ट में आप AlCl3 की प्रेजेंस में एसिड क्लोराइड की रिएक्शन बेंजीन से कराइए या कोई दूसरे एरोमेटिक सिस्टम से आपको असाइलेशन देखने को मिलेगा, तो वहां भी एसिड क्लोराइड की रिएक्टिविटी है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट डेरिवेटिव, एसिड अनहाइड्राइड। एसिड अनहाइड्राइड स्ट्रक्चर इस तरीके का, ये रिएक्शन मेरे ख्याल से आप लोगों को बहुत ज्यादा याद नहीं होगी प्रिपरेशन की, तो ये सिर्फ एक मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ कि कार्बोक्सिलिक एसिड में एसिटिक एसिड के लिए है ये पर्टिकुलर AlPO4 एल्यूमिनियम फॉस्फेट के साथ अगर आपने हीट करा तो कीटीन बनता है। दिस थिंग इज कॉल्ड कीटीन। और इस कीटीन पर ही फिर से कार्बोक्सिलिक एसिड एसिटिक एसिड का आप अटैक कराएंगे तो आपको एसिटिक एनहाइड्राइड मिलता है। और ये स्टैंडर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड इन लैब के तौर से ये रिएक्शन इस्तेमाल की जाती है। रिएक्शंस ऑफ अनहाइड्राइड, अगेन जो चीजें सेम है, हाइड्रोलिसिस से वापस एसिड। अगर आपने एसिडिक मीडियम लिया है तो आप एसिड रिपोर्ट करेंगे, अल्कलाइन लिया है तो सॉल्ट। फिर से देखिए यहाँ पर भी लिविंग ग्रुप इज RCO माइनस, तो एनीथिंग जो उससे खराब लिविंग ग्रुप का फंक्शन करेगा RCO माइनस से, वो इस पर अटैक दिखाएगा। जैसे अमोनिया इस पर अटैक करे और तो RCO माइनस लीव करे, अमाइड इससे आप बना सकते हैं, एस्टर आप इससे बना सकते हैं। हाँ, लेकिन आप Cl माइनस का अटैक लेंगे वो नहीं, तो एसिड क्लोराइड नहीं बन सकता इस तरीके से। ओके। ये भी फ्रिडलक्राफ्ट असाइलेशन में फॉर फॉर्मेशन ऑफ कीटोन्स यूज की जा सकती है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिडक्शन करेंगे, अल्कोहल्स बनेंगे। ग्रिग्नार्ड के अटैक से 3 डिग्री अल्कोहल। NaBH4 या रेनिनिकल अब यहाँ कोई रिएक्शन नहीं दिखाएगा। अनहाइड्राइड में हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है पर्किन रिएक्शन। पर्किन रिएक्शन जो है ये एरोमेटिक अल्डिहाइड्स देते हैं, सारे अल्डिहाइड्स नहीं देते हैं। हाँ, इट इज कैरेक्टरिस्टिक ओनली फॉर एरोमेटिक अल्डिहाइड्स। एरोमेटिक अल्डिहाइड्स जब एसिड अनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट कराए जाएं और बेस के तौर से हमें उसी एसिड का सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट दे दिया जाए, कोई और स्ट्रॉन्ग बेस हम नहीं यूज करेंगे, इट हैज टू बी सेम। ओके, हम स्ट्रॉन्ग बेस हाई कॉन्सेंट्रेशन ऐसी कोई बात नहीं करेंगे, क्योंकि जो भी बेस होगा वो न्यूक्लियोफाइल भी होगा। तो हमने ऐसा लिया है कि अगर ये इस पर अटैक भी कर दे, SNAE भी हो जाए, तो हमारा रिएजेंट, हमारी जो रिएक्शन है उस पर आपको ज्यादा इफेक्ट नहीं आएगा। अगर मैंने यहाँ ETO माइनस या अमोनिया का कोई बेस ले लिया होता तो ये रिएजेंट ही मेरा चेंज होके कोई और फंक्शनल ग्रुप बन गया होता। That is why you have to use this as a base despite it being very very poor. Okay, so what happens, it is a aldol type reaction। ये बेस यहाँ से अल्फा H हटाकर इस पर अटैक लेगा, H2O हटेगा और इस तरीके से सिनेमिक एसिड बनेगा। अब आइडियली ऐसा नहीं होता है कि हम इसमें फॉलोड बाय वाटर कहते हैं, लेकिन
जेई एडवांस तक ने परकिन को इससे फॉलोड बाय वाटर की रिएक्शन देकर सिनेमिक एसिड बनाया है, तो हम एडवांस में आए हुए पास्ट ईयर क्वेश्चंस को फॉलो करते हुए सेकंड स्टेप में वाटर ऐड कर रहे हैं। अदरवाइज यहीं पर ही मैकेनिज्म में ultimately it forms acid instead of anhydride, okay, and it finally forms cinnamic acid। यानी क्या करा, नेट रिएक्शन मैंने ये अल्फा एच हटा के यहाँ से बॉन्ड एक्सटेंड कर दिए, तो ये PHCH डबल बॉन्ड CH और ये हिस्सा COH हाइड्रोलिसिस लेते हुए, है ना, साथ में आप कह सकते हैं कि एक CH3COH आपका ये वाला हिस्सा अलग हट जाएगा, ओके, और एक ये CH3COH, तो हम कहेंगे 2 CH3COH मीडियम में आए। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी आपको जानकारी होनी चाहिए। एक बार रिपीट करती हूँ, ये एरोमेटिक एल्डिहाइड्स ही दिखाते हैं, नॉर्मल एलिफेटिक एल्डिहाइड्स में ये देखने को नहीं मिलती। ठीक, लेट्स मूव टू एस्टर्स। एस्टर्स मतलब RCOOR डैश, दीज आर कॉल्ड एस्टर्स। एस्टर्स जो होते हैं, इनमें सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन हमारी है एस्टर हाइड्रोलिसिस। इसका मैं थोड़ा सा डिटेल मैकेनिज्म लेना चाह रही हूँ। कहने को इसके बहुत सारे मैकेनिज्म होते हैं, है ना, थ्योरेटिकली 8, लेकिन उनमें से कुछ 6 ही वायबल हैं। 2 तो नेचर में एक भी एग्जाम्पल ना मिलने की एक्सट्रीम तक हैं, मतलब लगभग ना ही मिलते हैं, है ना। तो हम उसमें भी अगर एनसीईआरटी की तरफ जाएं तो कैसे, AAC2, ठीक, AAC2 is the mechanism that we can use, this is called, इसका पूरा नाम होता है एसिडिक मीडियम, असाइल ऑक्सीजन एंड बायमोलिकुलर बॉन्ड फिजन। जैसे ये एस्टर है, तो आरडीएस में 2 मॉलिक्यूल्स शामिल होंगे, इसलिए बायमोलिकुलर। कैटालिटिक कंडीशन जो एसिडिक है, इसलिए एसिड कैटलाइज्ड। और ये बॉन्ड देखिए, अब ये हाइड्रोलिसिस 2 तरीके से हो सकती है ना, ये बॉन्ड ब्रेक हो या OR का। तो अगर ये बॉन्ड ब्रेक होता है तो इसे कहते हैं असाइल ऑक्सीजन बॉन्ड फिशन, और अगर ये बॉन्ड ब्रेक होता है तो इसे कहते हैं अल्काइल ऑक्सीजन बॉन्ड फिशन। ठीक, तो AAC2 नाम इस तरीके से दिया गया है। आओ इसके मैकेनिज्म की बात करें, क्योंकि हमने कहा मीडियम इज एसिडिक, सो ये H प्लस प्रेजेंट है और ये ऑक्सीजन की लोन पेयर ऐसा अटैक करेगी। ठीक, ऑक्सीजन की लोन पेयर जब इस तरीके से अटैक कर रही है, तो यहाँ पर हमें ऑलरेडी H की प्रेजेंस मिल रही है। अब जब ऑक्सीजन ऐसे अटैक करेगा, ये पाई बॉन्ड इस तरीके से शिफ्ट हो गया, है ना, ये आ गया आपका प्रोटोनेटेड अल्कोहल। तो यहाँ पर यही आरडीएस है। देखिए फिर sp2 से sp3 चेंज, फिर डेल प्लस पे डिपेंडेंस। नाउ देयर इज अ प्रोटॉन एक्सचेंज बिटवीन दीज टू सेंटर्स। ये प्रोटॉन एक्सचेंज हो गया इंट्रामोलिकुलर, इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन एक्सचेंज हो गया। ये बन गया आपका ROH2, ROH पॉजिटिव, और यहाँ डाउन साइड में आपके पास OH एंड OH प्रेजेंट है। ठीक, नाउ जब ये इस तरीके से जाएगा, ये लोन पेयर यहाँ गई, ये हट गया, तो इस पर पॉजिटिव आया, एंड इन द लास्ट स्टेप यस इट विल लूज H प्लस एंड यू विल हैव RCOH प्लस H प्लस। दिस इज अ कंप्लीटली रिवर्सिबल रिएक्शन। अगर आप देखें तो ये पूरी तरह से एक रिवर्सिबल रिएक्शन की तरह से फंक्शन कर रही है, और इसकी बैकवर्ड रिएक्शन इज फॉर्मेशन ऑफ एस्टर एसिड इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस, है ना, अटैक बाय अल्कोहल। कैसे पूरी रिएक्शन होती है इसको आप बैकवर्ड पढ़ेंगे तो एस्टर का बनना एक्सप्लेन करेगी, और फॉरवर्ड जब पढ़ी है मैंने, ये एस्टर का हाइड्रोलिसिस एक्सप्लेन कर रही है। ठीक, नाम भी मेरे ख्याल से अब आपको समझ आ गया होगा। देखिए इस स्टेप पर आपको दिख रहा है कि असाइल और अल्कोहल वाले ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, असाइल ऑक्सीजन बॉन्ड फिजन, इसी को हम कह रहे हैं। ठीक, तो नॉर्मली मैक्सिमम बल्कि ऑलमोस्ट 95% टाइम्स यही मैकेनिज्म ऑपरेट होता है। रेयरली कभी ऐसा हो कि अल्काइल ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक हो जाए, बहुत ही रेयर कॉम्बिनेशन है, पर अगर हो जाए तो कैसे। RCOR डैश, अगेन प्रोटोनेशन सेम, पर यहाँ जो रेजोनेंस हो रहा है या हो सकता है, उससे ये R डैश प्लस बनकर हटा और ये एसिड बन गया। अब R डैश प्लस पे वाटर के अटैक से हम अल्कोहल बना रहे हैं। तो अगर ये रिएक्शन ऐसे हुई तो ये कहलाती है एसिड कैटलाइज्ड यूनिमोलिकुलर अल्काइल ऑक्सीजन। देखिए यहाँ एक ही मॉलिक्यूल है ना, प्रोटोनेटेड एस्टर, तो एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, सो इट इज कॉल्ड यूनिमोलिकुलर रिएक्शन।
तो ये रिएक्शन अगर इस तरीके से हुई तो ये कहलाएगी AAL1 रिएक्शन, यूनिमॉलिक्यूलर एसिड कैटलाइज्ड अल्काइल ऑक्सीजन बॉन्ड फिशन रिएक्शन। ये तब होती है जब किसी कारणवश जो वाटर है वो यहाँ अटैक नहीं कर पाता है, यहाँ अटैक में दिक्कत होती है, कोई स्टेरिक आ गया, कोई ऐसी कंडीशन आ गई, या ये R डैश एक्सेप्शनली स्टेबल कार्बोकेटायन बना रहा होगा, सिर्फ तभी आपको AL1 देखने को मिलेगी। अदरवाइज ऑलवेज यू हैव टू गो फॉर AAC2 जो हमने पहले डिस्कस करी। ठीक, यही हाइड्रोलिसिस आप बेसिक मीडियम में भी देख सकते हैं। वहां सीधे बेहतर न्यूक्लियोफाइल देन वाटर OH माइनस आपको अटैक करेगा। OH माइनस ने अटैक करा, वही sp2 से sp3 का चेंज हुआ, वही डेल प्लस की बातें, तो मीडियम बदला लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी वही रहेगा। हमें यहाँ डेल प्लस ज्यादा चाहिए, हमें यहाँ स्टेरिक कम चाहिए, वो बातें वैसे ही। वही कार्बोनिल की एनर्जी के लिए वापस अटैक, एंड इफ आरओ माइनस लेफ्ट तो आपको ऐसे RCOH और R डैश O माइनस अलग हट गया। R dash O minus will act as a base, so definitely this will exchange H. So ये तो आपको बनेगा एसिड का सॉल्ट और ये आपकी बनी अल्कोहल। अब एसिड के सॉल्ट पर यहाँ डेल प्लस इज हाईली डिक्रीज, बहुत कम हो जाएगा। इसलिए देखिए आप ये स्टेप इरिवर्सिबल हो गई है। कार्बोक्सिलेट पर अल्कोहल अटैक नहीं कर सकता, कार्बोक्सिलिक एसिड पर भी हमने तब अटैक कराया था जब वो मीडियम एसिडिक था, और वहां पर अटैक कराते वक्त डेल प्लस हमने एनहांस करवाया था। ठीक, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि बेसिक मीडियम में जो रिएक्शन है वो इरिवर्सिबल है। इट इज इरिवर्सिबल रिएक्शन, नॉट रिवर्सिबल रिएक्शन, जबकि एसिडिक मीडियम इट इज कंप्लीटली रिवर्सिबल रिएक्शन। नाउ लेट्स गो टू अदर रिएक्शंस ऑफ एस्टर। सबसे पहले अगर आपने इसका रिडक्शन करा तो आप LiLH4 से तो 2 मॉलिक्यूल अल्कोहल पाएंगे, एक ये RCH2OH और एक R डैश OH। ठीक, ये दो अलग अलग बॉन्ड यहाँ से टूट चुका होता है। NaBH4 निकल हाइड्रोजन, ये सब नो रिएक्शन, कोई रिडक्शन नहीं होगा। डाइबल H यस स्पेसिफिक, ओनली अल्डिहाइड पे रिएक्शन रुकेगी। अमोनिया से आपको अमाइड मिलेगा, और आपने एस्टर पे अगर एक्सेस अल्कोहल डाली तो आपको एक्सचेंज ऑफ अल्कोहल पार्ट फ्रॉम द एस्टर मिलेगा, जिसे हम कहते हैं ट्रांस एस्टरिफिकेशन। ओके, इट इज कॉल्ड ट्रांस एस्टरिफिकेशन। यहाँ ट्रांसफर ऑफ एस्टर्स देखने को मिलेगा, दिस विल अटैक एंड ये अल्कोहल अलग हट जाएगा। ठीक, तो ये जो ट्रांसफर ऑफ एस्टर है ये आपको किस डायरेक्शन में कैरी आउट कराना है। अगर आपको R डैश OH का इंट्रोडक्शन कराना है तो इसको एक्सेस में डालिए। अगर आप R डैश को R डबल डैश से एक्सचेंज कराना चाह रहे हैं तो आपको ये वाली अल्कोहल एक्सेस में डालनी पड़ेगी, अदरवाइज रिएक्शन में और कोई खास कंट्रोल हमारे लिए नहीं है। अगर आपने इसको ग्रिग्नार्ड फॉलोड बाय H प्लस कराया तो यू विल गेट अ 3 डिग्री अल्कोहल। ठीक, और एस्टर्स की रिएक्टिविटी कम है, इसलिए गिल्मन और ऑर्गेनो कैडमियम जैसे कंपाउंड से अगर आपने रिएक्शन करवाना चाहिए तो नो रिएक्शन फॉर एस्टर्स, तो यहाँ कोई रिएक्शन नहीं देखने को मिलेगी। अब आते हैं हम अमाइड्स पर। RCONH2 ये इनफैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप होता है। अमाइड्स की रिएक्शन यस, पहले आप उसी तरीके से हाइड्रोलिसिस की बात करेंगे, लेकिन ये याद रखिए कि एस्टर की तुलना में अमाइड्स का हाइड्रोलिसिस इज मच डिफिकल्ट, सो यू हैव टू हैव पुट हीट ओवर हियर। आपको हीट का मेंशन जरूरी होना चाहिए। अमाइड को आपने वाटर में डाला और हीट करा तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड, और अगर मीडियम एसिडिक है तो अमोनियम आयन, और अगर अल्कलाइन है तो कार्बोक्सिलेट एंड अमोनिया गैस का लिबरेशन देखने को मिलेगा। ठीक, दिस सेकेंड रिएक्शन विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि PCl5 SOCl2 P2O5 इनमें से किसी से भी अगर आपने अमाइड की रिएक्शन कराई तो यहाँ पर आपको ये वाटर जाता हुआ दिखेगा। इट इज बेसिकली डिहाइड्रेशन, पानी चला गया है और साइनाइड्स देखने को मिले, प्रोडक्ट्स आर साइनाइड्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अगर हमने रिडक्शन ऑफ अमाइड्स करा तो देखिए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से कार्बोक्सिलिक एसिड और सारे अदर डेरिवेटिव्स अनहाइड्राइड एस्टर और एसिड क्लोराइड ने प्राइमरी अल्कोहल बनाया था। यहाँ पर आपको
प्राइमरी अमीन देखने को मिला है ना? कौन सा? प्राइमरी अमीन। अगर ये सब्स्टिट्यूटेड अमाइड होता RCONH तो ये 2 डिग्री अमीन भी बना सकता था। तो यहाँ सेकेंडरी अमीन भी बनेगी। ठीक, NaBH4 निकल हाइड्रोजन, नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं देखने को मिला। सोडियम इन इथेनॉल, जिसे वैसे बुवेल ब्लैंक रिडक्शन भी कहा जाता है, इससे आपने रिडक्शन किया होता तो आपको अगेन प्राइमरी अमीन्स बनी हैं। ठीक, फिर से आपको 1 डिग्री अमीन बाय दिस रिडक्शन मिल सकती है। फोर्थ रिएक्शन इज एन इंपॉर्टेंट रिएक्शन, अमाइड की रिएक्शन विद NaNO2 प्लस HCl। बेसिकली इसे अमाइड से ना देखें, ये NH2 की रिएक्शन है ना? ये रिएक्शन आप जानते ही हैं, डाइसोनियम के थ्रू आपने पढ़ रखी होगी कि इन ये आर NH2 प्लस NaNO2 HCl। तो ये चीज जो है, ये तो NO प्लस का सोर्स है ना। ये जब भी अटैक करता है लो टेम्परेचर्स पे रखते हुए, तो कैसे अल्कोहल बन जाता है और N2 उड़ जाता है। तो क्या हुआ, इस NH2 को हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया विथ OH। तो वही तो यहाँ भी करा, इस NH2 को आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया विथ OH और ये नाइट्रोजन उड़ गई। तो ये बेसिकली इसमें इस पार्ट का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, ये नॉर्मल अमीन की रिएक्शन जैसा ही बिहेवियर है। और आपको कार्बोक्सिलिक एसिड देखने को मिला, अमाइड की NaNO2 प्लस HCl से रिएक्शन से हमें कार्बोक्सिलिक एसिड बना। ठीक, दिस इज द रिएक्शन, वेरी वेरी, जितना मैं बोलूं उतना कम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन या डिग्रेडेशन। इस रिएक्शन का ये बैलेंस फॉर्मेट आपको याद रखना होगा कि अमाइड्स की रिएक्शन 4NOH और एक ब्रोमीन के साथ, इट इज अ स्टेप डाउन रिएक्शन। ये जो कार्बोनिल है गायब हो गया, इसको हटा देना है, और ये डायरेक्ट कनेक्शन RNH2। इफ दिस वाज कायरल, अगर ये कायरल होता तो ये अमीन में कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगी, है ना? कॉन्फ़िगरेशन रिटेंशन देखने को मिलेगा आपको। ये बड़ी खास बात है हॉफमैन ब्रोमाइड की, कि अगर कायरल सेंटर लिया तो इट विल कंटिन्यू इट्स कॉन्फ़िगरेशन एज सच। ठीक, ये पूरी बैलेंस रिएक्शन मैंने यहाँ लिखी है, आपको पता होना चाहिए। तो RCONH2 को आप इस तरीके की जगह कई बार NaOBr से भी देखेंगे रिएक्ट कराया और प्राइमरी अमीन बना दी। ठीक, हाफमैन ब्रोमाइड में हमेशा आपको प्राइमरी अमीन ही मिलेगी। यू कैन नॉट फॉर्म 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन बाय दिस मेथड। ओके, ये रिएक्शन, ये रिएजेंट जो है ना NaOBr, आपको पता होना चाहिए कि ये 2 जगह काम आता है। ये हैलोफॉर्म में यहाँ पर भी काम आ सकता है, और ये अमाइड जब दिया हो तो ये हॉफमैन ब्रोमामाइड में भी काम आएगा। तो आपको जब भी सवाल नजर आए, अगर ये दोनों सेंटर्स दिए हुए हों, तो आप दोनों जगह ये रिएक्शन कराएंगे। देखिए यहाँ पर मैंने कराई तो NH2, और ये जो हिस्सा है यहाँ से हॉफमैन ब्रोमाइड की जगह हैलोफॉर्म देखने को मिलने वाली है, और ये CO माइनस। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये दोनों तरफ कैसे रिएक्ट होगी। ठीक है, तो ये हुआ अमाइड का काम भी खत्म। तो इसी के साथ आपका एसिड डेरिवेटिव का डिस्कशन भी खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम दोबारा मिलेंगे। अगर आप अभी तक मेरे साथ हैं और आपने पूरा वीडियो देखा है, तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड शेयर आवर वीडियोस, आवर चैनल with your friends and family. See you next time. Thank you, everyone.